हेलो एवरीवन। चलिए हम आज बात करते हैं लाइबिलिटीज़ ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर की। तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जनरली इसको हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 1 या 2 मार्क्स में ये आ सकता है। और अगर आ गया तो ऑब्वियसली आपको अगर नहीं पता होगा तो आप कुछ भी लिख दोगे और जिसके मार्क्स नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे आपको रेलेवेंट लिखना है। तो आज हम जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो हमें क्या बताना है। तो बहुत सिंपल है, आपको इसको जो है 2 भागों में बांट के बताना है। लाइबिलिटीज़ जो है उसके रिटायरमेंट से पहले की हैं या लाइबिलिटीज़ उसके रिटायरमेंट के बाद की हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक पार्टनर है बी, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे और जो बी है सपोज़ वो रिटायर हो रहा है 4 अप्रैल को। तो 2 केस ये हैं कि अगर सपोज़ उसकी कोई लाइबिलिटी है जो कि अराइज हुई थी कोई ऐसे काम के जो कि हुआ था 4 अप्रैल से पहले, तो इसको हम बोलेंगे कि जो रिटायरमेंट से पहले के काम है तो उससे रिलेटेड लाइबिलिटी क्या उसकी रहेगी कि नहीं। तो ये पहले डिस्कस करते हैं। सपोज़ कोई काम उसने मार्च में किया है जिसकी वजह से लाइबिलिटी राइज हुई है फर्म के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसका भी उसमें हिस्सा होगा उस लाइबिलिटी में। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑब्वियसली जब तक जो ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो तब अराइज हुई हैं जब तक वो रिटायर नहीं हुआ था, तो उसको तो कहीं ना कहीं वो पे करेगा ही करेगा, यानी कि उसकी लाइबिलिटी रहेगी उन चीज़ों पे जो लाइबिलिटीज़ अराइज रही थी उसके रिटायरमेंट डेट से पहले। तो उसकी रिटायरमेंट डेट सेटल की गई है 4 अप्रैल, तो 4 अप्रैल से पहले जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी फर्म की, तो वो भी क्योंकि पार्टनर था अप्रैल से पहले 4 अप्रैल से पहले, तो उन लाइबिलिटीज़ में उसका भी कहीं ना कहीं हिस्सा होगा, तो यानी कि वो लाइबिलिटीज़ उसकी भी होंगी। ठीक है, तो पहली बात समझ आ गई आपको कि अगर रिटायरमेंट जो डेट है सपोज़ 4 अप्रैल है, तो 4 अप्रैल से पहले की जितने भी लाइबिलिटीज़ होंगी फर्म की, वो लाइबिलिटीज़ उस रिटायरिंग पार्टनर पे भी अप्लाई होंगी, वो लाइबिलिटीज़ उसकी भी होंगी। हाँ, लेकिन इसमें ये हो सकता है, एक्सेप्शन ये है कि अगर सपोज़ उसकी कोई लाइबिलिटी है, क्योंकि वो लाइबिलिटी अराइज हुई थी फर्म के ऊपर 4 अप्रैल से पहले जब तक वो रिटायर नहीं हुआ था, लेकिन अगर सभी पार्टनर्स अग्री कर जाएं और जिस आउटसाइडर के प्रति फर्म की वो लाइबिलिटी है वो आउटसाइडर भी अगर मान जाए, तो हम इस रिटायरिंग पार्टनर को उन लाइबिलिटीज़ से जो राइज हुई थी जब वो रिटायर नहीं हुआ था उससे मुक्त कर सकते हैं। तो अगर मतलब एक तरह से सपोज मॉनेटरी लाइबिलिटी है 1 लाख की फर्म के ऊपर उन कामों से रिलेटेड जो कि तब राइज हुए थे जब ये बंदा पार्टनर था, तो इसमें इसका हिस्सा बन रहा है 20,000, तो 20,000 इसको पे करने हैं। लेकिन अगर सपोज जिस आउटसाइडर को हमने ये पैसे पे करने हैं, फर्म ने ये पैसे पे करने हैं, वो खुद ही इस रिटायरिंग पार्टनर को जो है मुक्त कर दे इस लाइबिलिटी से, और बाकी पार्टनर्स भी अग्री कर जाएं कि ठीक है 20,000 जो इसने देने थे अब वो इससे हम नहीं मांगेंगे, आप भी तैयार हो यानी कि आउटसाइडर और हम भी तैयार है, तो इसको हम वो जो 20,000 का हिस्सा है इसके ऊपर लाइबिलिटी का उससे मुक्त कर देते हैं। तो यानी कि उन कामों से रिलेटेड भी जो कहीं ना कहीं जो काम अराइज हुए थे, जो लाइबिलिटी अराइज हुई थी रिटायरमेंट डेट से पहले, हम उस रिटायरिंग पार्टनर को मुक्त कर सकते हैं अगर ऑब्वियसली आउटसाइडर जिसके प्रति वो लाइबिलिटी है वो और कहीं ना कहीं जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ये सारे अगर अग्री कर जाते हैं तो। ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी लाइबिलिटीज़ अराइज हुई हैं कहीं ना कहीं फर्म की और उसमें उस पार्टनर का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होगा, तो यानी कि वो लाइबिलिटी उस पार्टनर की भी लाइबिलिटी है। तो अगर रिटायरमेंट डेट से पहले की हैं सारी लाइबिलिटीज़ तो जर्नली वो लाइबिलिटीज़ उस पार्टनर की होंगी। हाँ, अगर आउटसाइडर और पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स अग्री कर जाते हैं और वो खुद तैयार है उस रिटायरिंग पार्टनर को उन लाइबिलिटीज़ से मुक्त करने के लिए, तो फिर वो मुक्त हो जाएगा उन लाइबिलिटीज़ से जो कि अराइज हुई थी रिटायरमेंट डेट से पहले। बात करते हैं कि अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद यानी कि 4 अप्रैल जो हमने डेट रखी है उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो क्या उसमें इस पार्टनर की भी लाइबिलिटी मानी जाएगी कि नहीं। मतलब वो पार्टनर भी जो रिटायर हो चुका है 4 अप्रैल को और अगर कोई लाइबिलिटी फर्म के ऊपर अराइज होती है 8 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, तो क्या इस पार्टनर की जो रिटायर हो चुका है 4 अप्रैल को क्या इसकी भी लाइबिलिटी होगी कि नहीं। तो जर्नली इसका आंसर जो हमें लगेगा वही होता है कि जर्नली इसका जो है कहीं ना कहीं लाइबिलिटी अराइज नहीं होनी चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना, जर्नली अराइज नहीं होगी, लेकिन एक ड्यूटी है इस पार्टनर की जो रिटायर हो रहा है कि जैसे ही वो रिटायर हो जाएगा यानी कि 4 अप्रैल से उसकी रिटायरमेंट मानी जा रही है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको सभी आउटसाइडर्स को यानी कि बेसिकली एटलीस्ट जितनी भी पार्टीज़ हैं जिनके साथ फर्म डील करती है उन सबको एक नोटिस देना होता है कि मैं इस फर्म से रिटायर हो चुका हूँ और अब कहीं ना कहीं
मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है इस फर्म में, और अब अगर आप इस फर्म के साथ डील करते हो तो आप ये मत मानना कि मैं इसमें पार्टनर हूँ, तो मेरे भरोसे अगर आप सोच रहे हो कि डील कर लेंगे इस फर्म के साथ क्योंकि मैं पार्टनर हूँ, तो ऐसा मत मानना, क्योंकि मैं 4 अप्रैल से इस फर्म में जो है पार्टनर सीज हो चुका हूँ, यानी कि मैंने जो है वॉलंटरीली या किसी भी वजह से मैं रिटायर हो चुका हूँ इस फर्म से 4 अप्रैल को। तो एक बात ध्यान रखना, रिटायरमेंट के बाद जो भी लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं फर्म की, तो उसमें इस बंदे की लाइबिलिटीज़ नहीं होंगी अगर ये टाइम से नोटिस दे देते हैं। लेकिन अगर इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, यानी कि पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है ताकि कोई भी अननोन बंदा या खासकर जो पार्टीज फर्म के साथ डील करती हैं वो इस धोखे में ना रहें कि ये बंदा अभी भी पार्टनर है और वो कहीं ना कहीं इसके भरोसे डील ना कर लें कि चल यार ये तो पार्टनर है ही, तो ये संभाल लेगा, तो हम डील कर लेते हैं इस फर्म के साथ। और लेकिन इस रिटायरिंग पार्टनर की जो है ड्यूटी है कि इस जैसे ही रिटायर होगा इसको एक पब्लिक नोटिस देना है, और खासकर यानी कि उस पब्लिक नोटिस में बेसिकली वो यही लिखता है कि मैं अब इस पार्टनरशिप से जो है रिटायर हो चुका हूँ इस फर्म से, और अब आप जो है देख के ही जो है डील करें इस पार्टनरशिप फर्म के साथ, केवल इस भरोसे पे मत करना डील कि मैं इसमें पार्टनर हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें पार्टनर नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये है कि पूरी बात ये बनी कि एक रिटायरिंग पार्टनर तब तक लायबल रहता है उन एक्ट्स के लिए भी जो भले ही उसकी रिटायरमेंट डेट के बाद अराइज हुए हों, लेकिन वो तब तक लायबल रहेगा जब तक वो पब्लिक नोटिस ना दे दे। तो इससे क्या समझ आता है कि अगर आप एक पार्टनर हो और आप किसी फर्म से रिटायर होते हो तो आपको पब्लिक एक नोटिस दे के जो है सभी को अखबार में एक नोटिस दे के बेसिकली यानी कि सभी को आप बता देते हो कि मैं अब इस फर्म में पार्टनर नहीं हूँ और अब आप अपने रिस्क पे इस फर्म के साथ जो है डील करो, और मतलब इस बेसिस पे डील मत करना कि चलो यार ये बंदा तो पार्टनर है ही, तो वो क्लैरिफाई करता है कि अब मैं इस फर्म में पार्टनर नहीं हूँ। तो इससे यही समझ आता है कि जैसे ही आप किसी पार्टनरशिप से रिटायर हो तुरंत उसी दिन या अगले दिन आप नोटिस दे दो, पब्लिक नोटिस, और बता दो सबको कि आप अब रिटायर हो चुके हो, ठीक है। नहीं तो आपके ऊपर भी लाइबिलिटी आ जाएगी उन कामों की जो कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज़ अराइज हुई हैं भले ही आपकी रिटायरमेंट डेट के बाद, ठीक है। तो आई होप कि एक छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा हमने टाइम ज़्यादा लगाया इस पर, लेकिन ताकि क्योंकि ये थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड टॉपिक है कि आपको सिचुएशन भी क्रिएट करके आ सकती है कि ये 3 पार्टनर्स हैं, ये रिटायर हो गया तो इस दिन रिटायर हुआ और एक लाइबिलिटी राइज हुई इस दिन, तो बताओ ये लाइबल माना जाएगा कि नहीं। तो मैंने दोनों केस जो आपको समझाए उन दोनों को अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो मैंने आपको बताया बस उसको आप सिंपल इंग्लिश में फ्रेम करके लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, जो मैंने आपको दिए वो दे सकते हो बिल्कुल आप पूरी तरह। और अगर आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में भी अगर आप फेस करते हो तो उसको भी कहीं ना कहीं आप आराम से फेस कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसमें आप जो है कहीं ना कहीं डिसाइड कर पाओगे कि उस रिटायरिंग पार्टनर पे लाइबिलिटी आएगी कि नहीं, ठीक है। तो ज़रूर बताना आपकी इस वीडियो को आपको जो है मतलब आपको पसंद आई वीडियो कि नहीं, और ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल साबित हुई कि नहीं। और कोई भी और बात हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।